Hello everyone, my name is Diswar Kade and welcome to the EduGrown. I am your biology teacher. So students, अभी हमने चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस कंप्लीट किया है और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज नंबर 95 एंड 101 के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे सारे वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। और ये जो है आपके फाउंडेशन कोर्स है, मतलब इसमें बहुत ही डिटेल में हमने स्टडी किया हुआ है। तो इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और उससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको अगर इधर से उधर से फाइंड करने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो कहीं मत जाइए, हमारी वेबसाइट है edugrown.in, वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम अब सारे क्वेश्चंस जो हैं पेज नंबर 95 एंड पेज नंबर 101 के उनको सॉल्व करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 95 आपके NCERT बुक से, और वो है हमारा वाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans। humans में जो डिफ्यूजन होता है वो क्यों इनसफिशियंट है उस पर्टिकुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जो एक सेल होते हैं सिंपल, ये होंगे हमारे सिंपल सेल। अब ये जो सिंपल सेल है दैट मीन सिंगल जो सेल है वो क्या करता है, वो नॉर्मली जैसे कोई गैस है यहाँ पे, तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली इसको क्या करेगा, अपटेक कर लेगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन जैसी गैसेस क्या करती हैं, सेल के अंदर चली जाती हैं, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और वही अगर हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में जो सेल है वो डायरेक्टली क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। ये बाहर का इन्वायरमेंट है, इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है ये, बल्कि जो ह्यूमन बींग्स है उसमें क्या होता है, उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो तो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो डिफ्यूजन है वो केवल उनके लिए काम करता है जो बहुत ही सिंपल है। बट अगर हम ह्यूमन की जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो पूरे के पूरे जो ऑर्गन्स हैं और सेल्स हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं, किसके, एनवायरनमेंट में। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से उनमें पूरी तरीके से क्या नहीं हो पाता, उनमें पूरी तरीके से सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता। ऑक्सीजन क्या काम करता होगा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जो फूड होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होगा उसको ब्रेक करके एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। ओके, तो चलो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले आंसर करने के जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट ये कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब उनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स डिजाइन। और बहुत सारी सेल्स होने के कारण क्या होता है, वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहते। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑल सेल्स ऑफ बॉडी आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मतलब जो सेल है वो क्या है, वो बेसिकली डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। और उसके अंदर के सेल जैसे कि हमारी बॉडी है ना, तो हमारी बॉडी में देखोगे कि ये ऊपर स्किन की सेल आ गई, बट इसके अंदर की जो सेल्स हैं वो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ह्यूमन जो है काफ़ी उनमें बिग बॉडी है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना। अब हमारी बॉडी क्या बहुत बड़ी है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो अब इतना सारा ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए हम बोल सकते हैं कि लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन क्विकली इन ऑर्डर टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और तुरंत हमको वो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं मिल सकती।
ओके। अब यहाँ पे रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन कि डिफ्यूजन जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस है। कैसा है ये? बहुत ही स्लो प्रोसेस है, विच विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने में। और इस तरीके से क्योंकि डिफ्यूज़न जो है स्लो है नेचर में, इसीलिए ये क्या नहीं कर सकता, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे हमको समझ में आता है कि कोई चीज़ जो है वो कैसा है, जिंदा है, लाइव है। तो क्या होगा, कौन कौन से क्राइटेरिया है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वॉकिंग, ब्रीदिंग, ग्रोथ, ये सब चीज़ें हमको क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो ये चीज़ें जब हमको दिखाई देती हैं तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये चीज़ें हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, है ना, या फिर किसी चीज़ में हमको मूव करता हुआ, दैट मीन्स वॉकिंग, ब्रीदिंग करता हुआ या ग्रोथ करता हुआ दिखाई देता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो लाइव है। अब यहाँ पे अगर हम बहुत ही डिटेल में जाते हैं तो हम देखते हैं उसके क्या देखेंगे, उसके प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो ऐसी बहुत सी लाइफ प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कंटिन्यूसली परफॉर्म करता है, जिसके बिहाफ पे भी हम बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, जिंदा है। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो, जैसे कि ग्रोथ, जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। ग्रोथ का मतलब होता है कि हाइट में इंक्रीज होना, है ना। जो सेल होती हैं वो क्या होती हैं, कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती हैं। तो एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, इस तरीके से बनते चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। देन दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो है रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर एक है ऑर्गेनिज्म तो वो अपने ही जैसे क्या करेगा, और ऑर्गेनिज्म को बना सकता है विथ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा इनमें और अपने आप को डबल कर सकता है, तो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हमको पूरा सेल देखने को मिलता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो अलग अलग मटेरियल जो है सेल के अंदर होंगे, साइटोप्लाज्म होगा। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, तो सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलेगा। देन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब कि सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे। क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हमको देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है कि भाई कोई चीज़ जिंदा है भी या नहीं है। मूवमेंट्स देखने को मिलता है, एक जगह से वो क्या करते हैं दूसरी जगह वो क्या करते हैं, जाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह में जाने में जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म और मूवमेंट हमारे क्राइटेरिया हैं किसके लिए, ये पता लगाने के लिए कि वो चीज़ जिंदा है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे पूछा है कि व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो आउटसाइड से कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि एक जैसे कि हम क्या करते हैं, बाहर से बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, लेते हैं, है ना, और एज अ रॉ मटेरियल हम खुद को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलो आंसर करते हैं इसको हम और देखते हैं क्या आंसर है। तो देखो, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम या फिर कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म जैसे कि ट्री या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। मतलब जो हम चीज़ें खा रहे हैं, हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और जो उस खाने को बना रहा है, जैसे कि प्लांट, प्लांट क्या करते हैं कि प्लांट जो होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अपटेक करते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल क्या, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये सब क्या है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को क्या करते हैं, अपटेक करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं और फिर उससे फूड बनाते हैं। हम क्या करते हैं, उस फूड को खाते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को खा रहे हैं, दैट मीन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। सो द रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट इट इज लिविंग। अब यहाँ पे आप देखो
कि रॉ मटेरियल जो है कि किसको कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी पर और जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ के एनवायरनमेंट पे, है ना। जहाँ पे वो रह रहा है और उसकी बॉडी में या फिर उसका ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है कंप्लीट, किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड, ऑक्सीजन, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं फूड की बात करता हूँ तो सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ ऑटोट्रॉप को छोड़ के, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो कि फूड की रिक्वायरमेंट होती है क्यों, फॉर द एनर्जी एंड द मटेरियल। देखो मटेरियल मतलब जैसे कि प्रोटीन या फिर क्या बोल सकते हैं मिनरल्स, इन ये भी हमको चाहिए रहता है। तो एज अ फूड हम क्या करते हैं, फूड हम लेते हैं, उसको उससे हम एनर्जी निकालते हैं और उससे हम अपनी बॉडी को बनाते हैं। तो फूड एक आउटसाइड रॉ मटेरियल हो गया जो हमको चाहिए रहता है। देन ऑक्सीजन, हमको ऑक्सीजन भी चाहिए। और ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो फूड आता है उसके साथ ये रिएक्ट करके और क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है एनर्जी। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना कि ऑक्सीजन का क्या यूज़ है हमारी बॉडी में। हम बार बार बोलते हैं कि हमारे को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, भाई क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है उसकी। उसकी ज़रूरत यह है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं बॉडी के, और बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल होते हैं उसको वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है। उसके बाद आप बात करते हैं वाटर की। और वाटर जो है हमको भी चाहिए और प्लांट बॉडी को भी वाटर चाहिए रहता है ना। तो ये क्या है, क्या करने के लिए, ताकि फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो सके और हमारी बॉडी अंदर से सही तरीके से फंक्शन कर सके। इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ती है वाटर की, और ये एक आउटसाइड मटेरियल है जो हम कंटिन्यूसली अपटेक करते रहते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा हम नेगलेक्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, बट ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अब आप बोलोगे हम तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते नहीं हैं। यस, हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी के अंदर नहीं पहुंचाते, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिविंग सिस्टम के लिए। क्यों, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस होता है फूड को बनाने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती है किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल है जो कौन यूज़ करता है, प्लांट। कौन यूज़ करता है, प्लांट, क्योंकि प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What process would you consider essential for maintaining life? लाइफ को मेंटेन करने के लिए, है ना, लाइफ को कंटिन्यूसली ऐसे ही बनाने के लिए हमको कौन कौन से प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है ना। अब मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर इन सभी चीज़ों को करने के लिए बहुत सारी क्या होती हैं, प्रोसेस होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो कौन कौन से लाइफ प्रोसेस चाहिए भाई हमको, तो हमको जो चाहिए सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या, कि हम खाना खा रहे हैं, अब खाना खा लिया, भूख लगी, हमने पेट भर लिया, तो होता क्या है, जब भी हमको भूख वगैरह लगती है मतलब डेट मीन्स हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी बॉडी में एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो वो हम लेंगे, बॉडी के अंदर वो फूड जाएगा और डाइजेस्ट होगा और हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी फंक्शन कर सके। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय ब्लड, है ना। ब्लड जो होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन, ये सब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। हमारा थर्ड है जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए यूज होता है, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर गया, और बॉडी के अंदर जाने के बाद उसने फूड को फाइंड आउट किया, मतलब ऑक्सीजन गया हमारी बॉडी के अंदर, उसने फूड को फाइंड किया और फूड को फाइंड करके रिएक्शन करा दोनों ने, और हमको क्या मिल गई, एनर्जी। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन।
तो ये हमारी एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एनर्जी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्ट में रखते हैं, जो कि लाइफ को मेंटेन करता है। इसके बाद आता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब हुआ हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली वर्क हो रहा है, तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बनेगा। अब हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको बाहर भी तो निकालना है, क्योंकि अगर वो वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकाला तो हमारी बॉडी में वो टॉक्सिसिटी जनरेट कर देगी, हमारी बॉडी को वो हार्म करेगी। तो इस तरीके से एक्सक्रिएशन भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा पेज नंबर 101 से। तो पेज नंबर 101 के क्वेश्चन आंसर पे हम आ चुके हैं, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो चलो बहुत ही इजी जो आपके वर्ड्स हैं उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलो दो कॉलम बना लेते हैं, एक तरफ लिख देते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरी तरफ लिख देते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक जो खाने के लिए, दैट मीन्स फूड के लिए दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड। तो ये होंगे डिपेंड दूसरे ऑर्गेनिज्म के फूड के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स देयर ओन फूड एंड ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। जो अपना फूड नहीं बनाते वो हैं हेट्रोट्रॉफिक, जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं वो डिपेंड नहीं होते किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बना रहे हैं। अब भाई खुद खाना बना लिया तो अब तो दुकान से लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे प्लांट क्या करते हैं, खुद अपना खाना बना लेंगे और फिर बाहर कहीं नहीं खाएंगे। बट हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए, बिकॉज वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस यहाँ पे देखिए कि फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और इससे बना लेगा क्या, फूड। जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से क्या बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं। और इसमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, हमारे दोस्त सनलाइट। किसकी ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ओके तो सनलाइट की हेल्प से, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट किसमें कर देते हैं, फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ये देखो स्टूडेंट, ये प्लांट और ना बहुत से बैक्टीरिया में, दैट मीन्स आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ओके और हम तो कैसे हैं, हम तो हेट्रोट्रॉफिक हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर खुद फूड नहीं बना सकते, हमको बाहर से खाने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हम यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। अब एक और चीज़ है इसमें, मैंने जैसे बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड H2O, इसको फूड में कन्वर्ट करते हैं सनलाइट की मदद से। और इसमें एक और चीज़ यूज़ होती है, वैसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। याद कर लेना, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि ऑटोट्रॉफ में ये क्लोरोफिल होता है इसलिए ये खाना बना पाते हैं। बट जो क्लोरोफिल होता है हमारी बॉडी में तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्लोरोफिल का कोई काम नहीं है, तो इसमें क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड लिख दिया। अब एग्जाम्पल देख लो, सारे के सारे ग्रीन प्लांट और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। एंड सभी एनिमल जैसे कि हम और इसके बाद फंगी, मोस्ट बैक्टीरिया, ये सब कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। सारे के सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, इस बात को आप ध्यान रखना। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें पिगमेंट मिलता है, क्लोरोफिल टाइप का पिगमेंट मिलता है, उन्हीं में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो पाता है। चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या है क्वेश्चन हमारा, हमारा क्वेश्चन है कि प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल जो होता है वो कहाँ से लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है फूड बनाना। क्या करना, फूड बनाना विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O।
है ना, उसके बाद सनलाइट है और क्लोरोफिल है। तो यही तो हमारा आंसर है। चलो आंसर देखते हैं जल्दी से, बहुत ही ईजी आंसर है ये, कि प्लांट रिक्वायर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये तो लिखा है यहाँ पे, ये सभी चीज़ें चाहिए रॉ मटेरियल। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए सबसे पहले हमको फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। बट कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कहाँ से लेगा भाई? ये बना लिया मैंने प्लांट, ये है रूट्स, ये है लीफ। क्या है ये? लीफ। ओके, बढ़िया सा लीफ बना दिया हमने ये। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। तो अब आप देखो कि सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो रहता है एयर में। तो ये देखो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसको प्लांट के अंदर जाना है, तो अब ये रूट से तो जाएगा नहीं, रूट तो जमीन के अंदर घुसा हुआ है। तो क्या हो करेगा, ये लीफ में बहुत से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी से पत्ती के अंदर घुस जाती है ये, और पत्तियों के अंदर क्या हो जाता है? बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से ये स्टोमेटा से क्या करेगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑब्टेन करेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलेगी हमको? एटमॉस्फेयर। ओके, चलो अब आते हैं सेकंड है वाटर। अब वाटर कहाँ है? सॉइल में। इधर साइड क्या है भाई? इधर साइड है सॉइल में वाटर। अब रूट है ना, तो सिंपल सी बात है कि वाटर जो है रूट के थ्रू किस में आ जाएगा? प्लांट में आ जाएगा। ये देखो रूट के थ्रू प्लांट में वो क्या आ गया? वाटर। देन अब तीसरी चीज क्या है हमारे यहाँ पे? सनलाइट। सनलाइट था, तो सनलाइट जो रहेगा, ये रहा सनलाइट, ये बना दो भाई सनलाइट। कहाँ से आ रहा है ये? इट इज असेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस विच एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। प्लांट में क्या होता है? लीफ के अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं, और इन क्लोरोफिल से क्या होगा? सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए आते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारा जो स्टमक है उसमें एसिड का क्या रोल है? तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि ये जैसे हम एक रॉ डायग्राम बनाते हैं, तो ये एक हमने बना दिया है माउथ और ये नोज। तो अब माउथ से क्या करें? माउथ से चलो थोड़ा सा बढ़िया डायग्राम कर देते हैं इसको, स्पाइक हेयर। अब ये है माउथ का पोर्शन। अब माउथ के पोर्शन के बाद फिर ये हमारा ईसोफेगस आ गया। ईसोफेगस के बाद आया स्टमक, और स्टमक के बाद फिर क्या होगा? यहाँ पे ये बनेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से हमारा ये एक डायग्राम बना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो स्टूडेंट्स जो ये स्टमक होता है ये, है ना, अभी स्टमक के अंदर क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? HCl, जो कि क्या है? बेसिकली एसिड है। HCl जो है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है? इसका बहुत अच्छा यूज है। तो वही देखना है हमको कि इसका क्या यूज होने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले देखो कि इसका यूज क्या है। तो इसका यूज है कि ये फूड पार्टिकल को क्या करता है? डिजोल्व करता है। भाई जो खाना है, अब यहाँ से खाना अंदर जाएगा तो उसको डिजोल्व करता है, और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इस HCl का। क्या करता है? क्योंकि ये एसिड है तो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। तो भाई ये है ही एसिड, तो क्या बनाता है? ये एसिडिक मीडियम। ओके, तो एसिडिक मीडियम बनाएगा ये। अब एसिडिक मीडियम का फायदा क्या है? देखो ज्यादा एसिड में होता क्या है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना वो किल हो जाते हैं। एक तो ये फायदा है, और दूसरा फायदा है एक्टिवेशन में। ये याद करो क्या करता है? ये एक्टिवेशन करता है। एक्टिवेशन का मतलब क्या? कोई चीज को स्टार्ट कर देना, किसी चीज की या किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर देना, ये होता है एक्टिवेशन। तो ये एक्टिवेशन करता है, ये स्टार्ट कर देता है। किसको स्टार्ट करता है? ये स्टार्ट करता है एक एंजाइम को जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं इसको हम? पेप्सिन।
तो पेप्सिन नाम के एंजाइम को ये एक्टिवेट कर देता है। चलो मैं बताता हूँ एक एक करके। पहला पॉइंट तो पता चल गया, फूड पार्टिकल को डिसॉल्व करेगा और एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, और ये एसिडिक मीडियम रहेगा, यही क्या करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। और एक और चीज मैं तुमको यहाँ बता देता हूँ कि जो एसिडिक मीडियम जो है, ये इसका पता है पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है अप्रॉक्स 2, है ना। पीएच कितना होगा? अप्रॉक्स 2। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। चलो अब आते हैं हम यहाँ पे अगले पॉइंट पे कि इन एसिडिक इन्वायरमेंट पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है किसमें? पेप्सिन में। क्लियर? तो मतलब ये हुआ पेप्सिन को इसने क्या किया? एक्टिवेट कर दिया। होता क्या है कि अगर ये पेप्सिन नहीं बना तो क्या होगा? ये एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब ये अपना काम नहीं कर पाएगा। इसके काम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले देखो है होता क्या है। नाम याद करने का, पेप्सिन, और ये देखो नीजोन लगा दो, तो पेप्सिनोजन रहेगा। तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट होकर क्या बना देगा? पेप्सिन बना देगा। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन है कैंची। क्या है ये? इस तरीके की कैंची होती है एक, है ना। इससे क्या करते हैं? इससे कट करते हैं चीजों को, यानी कि तोड़ते हैं। तो क्या तोड़ता है ये तोड़ता है चीजों को, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन है डाइजेस्टिंग एंजाइम, चीजों को कट करने वाला, कैंची की तरह कट कर देता है, काट देता है, तोड़ देता है। तो किसको तोड़ता है? प्रोटीन को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? पेप्सिन करता है। बट पेप्सिन काम कब कर पाता है? जब उसमें क्या हो, जब पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो पेप्सिन में, मतलब वहां पे एसिडिक इन्वायरमेंट हो। तो इसके अंदर जब एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है तभी ये एक्टिवेट हो पाता है ना। बिल्कुल इजी वर्क। तो पहला वर्क हो गया, फूड पार्टिकल को डिसॉल्व करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। दूसरा हो गया हमारा, एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में। और पेप्सिन जो रहेगा किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। एक और पॉइंट जो मैंने बताया था, ये बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है, तो इस तरीके से ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर का भी काम करेगा और हमको डिसीज होने से बचा लेगा। तो वी कैन से दैट इट ऑल्सो किल्स many bacteria and organisms, act as protective barrier against many disease causing pathogens. ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? देखो स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव क्या है? एक हैमर। क्या है ये? एक हैमर। चलो एक रॉ मटेरियल हैमर बना देता हूँ, ये थॉर का हैमर है, समझ लो। ये क्या करते हो उससे? जैसे ही मारा, बड़ा सा पत्थर है, टूट गया, 2 टुकड़े हो गए। तो चकनाचूर करने का काम है इसका, सिंपल सी बात है। डाइजेस्टिव एंजाइम का वर्क क्या है? चीजों को तोड़ देना, चीजों को तोड़ना, ये सब काम है डाइजेस्टिव एंजाइम का। तो किसको तोड़ता है ये? फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या करता है ये? तोड़ने का काम करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, तो फूड मटेरियल क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं ये? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ने का काम कौन करता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, जैसे कि अमाइलेज, पेप्सिन, है ना। चलो कुछ पॉइंट्स वाइज देखते हैं, आपको याद हो जाएगा अभी। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपलर वन। बहुत ही इजी है, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया ना मैंने कि डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलर वन में तोड़ देते हैं, और ये जो सिंपल पार्टिकल जो टूटते हैं वो हमारी बॉडी में फिर एब्जॉर्ब होते हैं, और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी के पूरे हिस्से में ये जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अभी हमने क्या किया, फूड लिया, है ना, बाहर था फूड, हमने उसको खाया। खाने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर वर्क करेंगे, तोड़ देंगे। तो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलर वन में तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेगी। भाई तो आप बॉडी के अंदर आ जा, तो बॉडी के अंदर कहाँ पे जाएगा? वो ब्लड में जाएगा, है ना। तो ब्लड ब्लड के जो ब्लड वेसल थे उनने उसको एब्जॉर्व कर लिया। फिर
वो ब्लड में जब एब्जॉर्ब हुए तो फिर वो ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड का जो नेटवर्क है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो जहाँ जहाँ ब्लड का नेटवर्क है वहाँ वहाँ पे वो फूड पार्टिकल चले जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि absorbed food is transported to all part of the body by blood। ओके और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसे होगा उसके बारे में भी आपको अगले क्वेश्चंस में बताऊंगा। तो चलो कुछ एंजाइम के नाम याद कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एमाइलेज, जो कहाँ होता है, हमारे माउथ में। माउथ में कौन सा एंजाइम निकलता है, एमाइलेज। लाइपेज, लाइपेज कहाँ निकलता है, हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या निकलता है, लाइपेज निकलता है। देन उसके बाद है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो कहाँ पे निकलता है, आपके स्टमक में। पेप्सिन कहाँ करेगा, स्टमक में। अभी इससे पहले के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। और फोर्थ है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है, यानी कि निकलता है। तो ये जो है जो एमाइलेज रहता है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जैसे मटेरियल को, स्टार्च जिसको हम बोलते हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज फैट को करता है। पेप्सिन जो रहेगा वो प्रोटीन को, और ट्रिप्सिन भी जो रहेगा प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम के एग्जाम्पल हमने देखे, और एंजाइम्स क्या काम करते हैं वो भी हमको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा किस टाइप का डिजाइन होता है जिससे वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके, ये है हमारा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, वापस से रिकैप करते हैं थोड़ा सा, कि भाई देखो फूड आया हमारी बॉडी के अंदर, एक डायग्राम भी हमने बनाया था, है ना, उस डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये रहा फूड हमने बनाया, फूड अंदर गया, ये फूड कैसा था, कॉम्प्लेक्स। अब इसने क्या किया, अंदर जाके अंदर गया यहाँ पे, और यहाँ ये आ गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्वेश्चन यहीं से है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसी कौन सी डिजाइन होती है। तो ये एक पाइप है ना, और फूड जो है वो टूट गया है सिंपलर वन में। अब क्या होगा, ये जो फूड टूटा हुआ है ये एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होगा किसमें, आगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होना है इस फूड को, तो बट होगा कैसे, ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं इस लेयर पे। तो इस लेयर को हम देख रहे हैं, इस लेयर पे क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। ये देखो आप डायग्राम, ये पता है क्या है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं। जो पाइपलाइन है जहाँ से फूड होके जाता है, तो यहाँ से फूड होके जाता है। तो यहाँ पे देखो कि बहुत सारे कैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, फिंगर की तरह स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, है ना, बहुत सारे। तो बहुत सारे फिंगर की तरह स्ट्रक्चर हैं, इसको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं इसको हम, विली। और ये जो विली है, अगर मैं एक बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा। ओके, और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से सेल्स होते हैं, और अंदर यहाँ पे रहेगा ब्लड वेसल। ये क्या बना दिया मैंने, ब्लड वेसल। अब होगा क्या, ये मैंने बनाया है, तो जैसे फूड पार्टिकल यहाँ है, तो फूड पार्टिकल यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे और ब्लड वेसल में एंटर कर जाएंगे, और फिर ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में क्या होंगे, सर्कुलेट हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं विली बोलते हैं, और ये बेसिकली सरफेस के एरिया को बढ़ा देते हैं। जैसे अगर सपोज करो कि ये ऐसे स्ट्रक्चर ना रहे, वो बिल्कुल सिंपल सपाट रहे, तो क्या होगा, इसमें एरिया बहुत कम रहेगा। जबकि जब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे तो इसमें एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि small intestine have finger like projection that is called villi, and villi increase the surface area which make absorption of food more effectively। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, एरिया बढ़ा देता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन अच्छा हो पाता है। और फिर विली के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व कर लेता है और ब्लड में पहुंचा देता है, और फिर ब्लड से पूरी बॉडी में वो पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का भी आंसर आ गया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम विली बोलते हैं। देन विली जो होता है वो फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि वो
सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। और इसके अलावा जो विली होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स रहते हैं, तो ब्लड वेसल्स में वो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ब्लड वेसल्स के हेल्प से पूरी बॉडी में वो फूड को पहुंचा देता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो एंड हो गए। ठीक, देन नेक्स्ट वीडियो में आप जाइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोट्स के लिए जाएं हमारी वेबसाइट पे edugrown.in पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।